नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा वाले चैप्टर को हम करने जा रहे हैं। और देखिए, ये चैप्टर बहुत इजी है। ठीक, देखिए इसमें हम ऑल ओवर किसकी बात करने वाले हैं? सुरक्षा के ऊपर बात करने वाले कि सुरक्षा होती क्या है। सुरक्षा किसकी सुरक्षा? देश की सुरक्षा, मानव की सुरक्षा, हर प्राणी की सुरक्षा, इन्वायरमेंट की सुरक्षा, है ना, पर्यावरण की सुरक्षा, हर एक चीज की सुरक्षा की बात इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सुरक्षा के अर्थ के बारे में समझते हैं। देखिए, सुरक्षा का मतलब क्या होता है? सुरक्षा का मतलब होता है खतरे से आजादी। देखिए, कहते हैं ना, जब सुख होता है तो ही दुख होता है, दुख होता है तो सुख होता है, ऐसा होता ही ना। जब व्यक्ति के पास दुख होता है तभी उसको सुख का एहसास होता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति के पास खतरा होता है तभी उसको सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, तो सुरक्षा का डेफिनेशन आप कैसे बोलोगे? सुरक्षा का डेफिनेशन आप ये बोलोगे कि खतरे या संकट से आजादी को ही सुरक्षा बोलेंगे। ठीक है, दोबारा मैं बताता हूं, खतरे या संकट से आजादी को ही सुरक्षा आप बोलोगे। या एक डेफिनेशन और आप बोल सकते हो, खतरे या फिर संकट से स्वतंत्रता से आप इसको सुरक्षा बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए खतरे या फिर संकट से आजादी को हम क्या बोलेंगे? सुरक्षा बोलेंगे। समझ में आ रही बातें? चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मानव सुरक्षा क्या होता है। तो इसमें भी सेम वही चीज है कि एक व्यक्ति को जिस जिस प्रकार से खतरा होता है, अगर उसको उस प्रकार के खतरे से आजादी मिल जाता है तो उसी को हम सुरक्षा कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, मानव सुरक्षा का अर्थ है कि एक व्यक्ति की हर एक प्रकार के खतरे से रक्षा की जाए, मतलब सुरक्षा की जाए। अर्थात व्यक्ति की गरीबी, बेरोजगारी, भूख तथा आतंकवाद, इन सभी चीजों से रक्षा की जाए। देखिए, एक व्यक्ति के सामने अगर उसकी गरीबी हो, ठीक है, गरीबी है तो वो इजीली कोई भी चीज खरीद नहीं पाएगा। जब खरीद नहीं पाएगा तो इट मींस उसके ऊपर खतरा रहेगा, है ना। किस चीज का खतरा? जैसे मान लो कि घर में राशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गरीब है ना, खरीद सकते नहीं है। आप बताइए, खतरा है कि नहीं? कल की डेट में बंदा अगर खाएगा नहीं तो मर भी सकता है। दूसरे नंबर पे बेरोजगार है। अगर बेरोजगार है तो कब तक अपने घर की सेविंग यूज करेगा? उसके ऊपर भी खतरा है ना। व्यक्ति को भूख लगी है या आतंकवाद है, ये सब चीज की जो खतरा होता है, और इन खतरों से अगर उनको आजादी मिल जाती है, इन खतरों से अगर उनको स्वतंत्रता मिल जाती है, तो उसी को हम कहते हैं सुरक्षा, यानी कि मानव सुरक्षा। समझ में आ रही बातें? दो डेफिनेशन अभी मैंने बताया। एक मैंने आपको बताया सुरक्षा का अर्थ, जहां पे हमने ये समझा खतरे या फिर संकट से आजादी को हम सुरक्षा कहते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मैंने बात किया मानव सुरक्षा क्या होती है, यानी कि मानव को हर एक प्रकार के जो खतरे होते हैं, अगर उन खतरों से उसको सुरक्षा कर दी जाए तो उसी को हम कहते हैं मानव सुरक्षा। जैसे खतरा कौन कौन सा? जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, है ना, आतंकवाद, ये जो खतरे होते हैं, इनसे अगर उसको आजादी मिल जाता है उसी को हम कहते हैं मानव सुरक्षा। ठीक है, इसके साथ साथ चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये जो टॉपिक आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक 6 मार्क्स में आता है। ठीक है, कितने नंबर में? 6 नंबर में आता है। तो देखिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सुरक्षा के कितने प्रकार होते हैं। तो सुरक्षा के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा, यानी कि पारंपरिक धारणा या फिर अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले देखिए, पारंपरिक क्या होता है, अपारंपरिक क्या होता है। तो इस पारंपरिक का मतलब होता है हर वो खतरा जो सामने से आता है, मतलब ये मान लो कि सीधे तौर पे आता है। जैसे मान लीजिए, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से खतरा, एक देश को दूसरे देश से खतरा, एक देश के सैनिक से दूसरे देश के सैनिक को खतरा, एक देश के सैनिक को दूसरे, है ना, सैनिक से दूसरे देश के नागरिक को खतरा। मतलब ऐसे खतरे जो सीधे तौर पे आते हैं, डायरेक्टली जो आते हैं, उसको हम पारंपरिक में कंसीडर करते हैं। और अपारंपरिक हम किसको कहते हैं? ऐसे खतरे जो सीधे तौर पर नहीं आते बल्कि इनडायरेक्टली आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे महामारी आ गया, ये क्या है? इनडायरेक्टली है। जैसे आतंकवाद आ गया, है ना, जैसे भूकंप आ गया, जैसे नई नई बीमारी आ गई, कोरोना वायरस आपने देखा। ये जितने भी खतरे होते हैं, ये सारे के सारे अपारंपरिक में आते हैं। तो जो पारंपरिक में आते हैं, मतलब सीधे तौर पे जो खतरे आते हैं, अगर सीधे तौर पे जो खतरे आ रहे हैं, अगर व्यक्ति को उससे आजादी मिल जाती है तो उसी को हम कहते हैं पारंपरिक। और अपारंपरिक जो इनडायरेक्टली वे में आते हैं, अगर उससे हमें आजादी मिल जाती है तो उसी को हम कहते हैं अपारंपरिक। समझ में आ रही बात है? तो सुरक्षा कितने प्रकार की होती है? 2 तरीके की होती है, एक पारंपरिक तो दूसरा अपारंपरिक। ठीक है, एक पारंपरिक तो दूसरा अपारंपरिक। अब पारंपरिक में भी देखिए, ये 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है बाहरी तो दूसरा होता है आंतरिक। जैसे अभी मैंने बताया, एक देश को दूसरे देश से खतरा, ये मैंने बताया ना। तो देखिए, जब एक देश और दूसरे देश की बात हो, जब एक देश और दूसरे देश की बात हो, इसको इससे खतरा है, इसको इससे खतरा है, लेकिन जब एक देश के अंदर की बारे में बात होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आंतरिक। जब देश देशों में खतरा होती है तो मतलब ये बाहरी खतरे में आती है, और उससे जो सुरक्षा मिलती है उसी को हम बाहरी सुरक्षा कहते हैं। और जब एक देश के अंदर जो खतरे होते हैं
अगर एक देश के अंदर मान लो दंगे हो गए, एक देश के अंदर मान लो राज्यों की मांग करने लग रहे हैं लोग, एक देश के अंदर है ना नए नए राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, नए नए देश बनाने की मांग कर रहे हैं, तो ये भी तो एक प्रकार का खतरा है ना। तो ऐसे खतरों को हम आंतरिक खतरा कहते हैं, और ऐसा खतरा जो देश के बाहर चलता है, देशों देशों में जो चलता है, ऐसे खतरे को हम बाहरी खतरा कहते हैं। तो मतलब ऑल ओवर हमें क्या समझ में आ रहा है कि बाहरी खतरे से जो आजादी मिलती है उसको हम बाहरी सुरक्षा कहते हैं, और आंतरिक खतरे से जो आजादी मिलती है उसे हम आंतरिक सुरक्षा के नाम से जानते हैं। अब देख लीजिए, अब इसका कैसे लिखेंगे, बाहरी और आंतरिक में क्या लिखेंगे। पहला, बाहरी में एक देश को दूसरे देश से खतरा हो, ठीक है। सैन्य आक्रमण की धमकी जिसकी वजह से संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा, मतलब जब दूसरे देश हमें धमकी देंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमारी संप्रभुता को खतरा होगा, ठीक है, इससे हमारी स्वतंत्रता को खतरा होगा, इससे हमारी क्षेत्रीय अखंडता को खतरा होगा। और ऐसे खतरे हम किसमें कंसीडर करते हैं, बाहरी खतरे में, और उससे जो सुरक्षा मिलती है उसे हम कहते हैं बाहरी सुरक्षा, ठीक है। समझ पा रहे हो सारी चीजें। बाहरी में हम बाहर की बात करेंगे, अंदर में हम एक देश के अंदर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें देख लीजिए, एक देश के अंदर होने वाले जो खतरे होते हैं वो शामिल आते हैं, जैसे अराजकता, मतलब लड़ाई झगड़े हो जाना, दंगे फसाद हो जाना, है ना, बीमारी आ जाना, नक्सलवादी आंदोलन, देखते हो ना, धमकी देने लगते हैं कि रेलवे लाइन उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे आंदोलन हो गए। नौकरियों के लिए जो दंगे फसाद होने लगते हैं वो हो गया। ये सब आंतरिक खतरे में आते हैं, और इससे जो सुरक्षा मिलती है उसको हम आंतरिक सुरक्षा कहते हैं, ठीक है। राज्यों द्वारा अलग देशों की मांग करना, है ना, ये भी आ गया इसमें कि एक देश के अंदर राज्य अगर डिमांड कर रहे हैं नए देश बनाने की, ये भी एक प्रकार का खतरा ही है। बाहरी खतरे में अगर देखा जाए तो सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को खतरा, है ना, तो अगर देखा जाए दूसरे देश के जो सैनिक है अगर किसी देश पे आक्रमण कर देते हैं तो ये भी एक प्रकार का खतरा है ना। अच्छा, ऐसे नागरिकों द्वारा अलग अलग राज्यों की मांग करना, ये आंतरिक खतरे में आ जाएगा। तो हमने क्या समझा, खतरे सुरक्षा, देखा जाए सुरक्षा के दो प्रकार होते हैं, एक पारंपरिक, एक अपारंपरिक। पारंपरिक के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है बाहरी तो दूसरा होता है आंतरिक। बाहरी एक देश को दूसरे देश से खतरा, और आंतरिक एक देश के अंदर के खतरे, ठीक है। बात करते हैं अपारंपरिक में। अपारंपरिक में अगर देखें तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अपारंपरिक धारणा में ऐसे खतरे आते हैं जो कि नए खतरे माने जाते हैं। कौन से खतरे माने जाते हैं, नए खतरे माने जाते हैं। जैसे खतरों की सूची में अकाल हो गया, महामारी हो गया, आपदा हो गया, इन सभी चीजों को शामिल किया जाता है। अच्छा, दूसरा चीज, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि जब एक देश दूसरे देश में जब युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है एक देश दूसरे देश में जब युद्ध होगा तो लोगों को, है ना, मारा जाएगा, है ना, एक देश की सेनाएं दूसरे देश की सेनाओं को मारेगी। तो जब जनसंहार जो होता है, युद्ध होता है, इनमें जितने लोग मरते हैं उससे कहीं अधिक महामारी में मर जाते हैं। आपने देखा कोरोना के टाइम पे इतने व्यक्तियों की डेथ हुई, अलग अलग देशों में इतने व्यक्तियों की डेथ हुई, ठीक है, शायद इतना किसी युद्ध में व्यक्ति की डेथ नहीं होगी जितना कि महामारी में डेथ हो गया। तो वही बात लिखा है, क्योंकि युद्ध, जनसंहार, आतंकवाद साथ मिलकर जितने व्यक्तियों को मारते हैं उससे कहीं अधिक लोग महामारी में मर जाते हैं, अकाल में मर जाते हैं, या फिर प्राकृतिक आपदाओं के भेंट चढ़ जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही चीजें। तो अपारंपरिक में हमने देखा अकाल, महामारी, आपदाएं इत्यादि शामिल होती है, क्योंकि ये वो चीज होती है जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की डेथ हो जाती है। समझ में आ रही बातें। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, तो हमने समझ लिया पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा। अब हम बात करते हैं आगे, अगला चीज, अगला टॉपिक आपके सामने क्या लिखा है। अब देखिए, पीछे वाला जो टॉपिक मैंने आपको बताया वो 6 नंबर में आते हैं, ये वाला जो टॉपिक आता है ये कितने मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में आता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम पारंपरिक जो खतरा था ना उससे हम बच सकते हैं। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं। तो पहला तरीका, हिंसा का प्रयोग जितना कम हो सके उतना हमें कम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है, पहली बात तो ये है, या जरूरत पड़ भी रही है, कहीं ऐसा सिचुएशन आ भी रहा है तो बहुत कम में ही उसको सुलटा लो, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम समझ जाइए कि सुरक्षा को हम बनाए रख सकते हैं। अगला लिखा है, युद्ध उचित कारणों अथवा आत्म रक्षा या फिर दूसरे को जनसंहार से बनाने के लिए करना चाहिए। देखो इसमें ये बात बताया गया है कि युद्ध कौन कौन सी स्थिति में करनी चाहिए। सबसे पहले उचित कारणों पर, जब उचित हो तो ही आप युद्ध करो, अदरवाइज मत करो। दूसरे नंबर पे आत्मरक्षा, अगर व्यक्ति आपको कोई मार रहा है ना, ऐसे सिचुएशन में आप अपने आत्मरक्षा के लिए, खुद के, है ना, सेल्फ डिफेंस के लिए आप उस पर आक्रमण कर सकते हो, है ना, उसको मार सकते हो, उससे युद्ध कर सकते हो, या फिर दूसरों को बचाने के लिए, है ना, जनसंहार जैसे देखते हो ना, कोई किसी को मार रहा है, अब उसको बचाने के लिए अगर सामने वाले को आप आहत पहुंचा रहे हो तो वो ठीक है, वो युद्ध ठीक में आता है। तो क्या लिखा है, युद्ध उचित कारणों अथवा आत्मरक्षा या फिर दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए।
आगे बात करते हैं, युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण, ठीक है, आत्मसमर्पण यहाँ पे करने, हाँ, आत्मसमर्पण करने वाले दुश्मनों को न मारे। देखिए युद्धों में क्या होता है, युद्धों का एक नियम होता है कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति सरेंडर कर देता है ना, या फिर कहता है जी मेरे बस की बात नहीं है युद्ध करने की, ऐसी स्थिति में सामने वाले को चाहिए कि वो उसको, है ना, मतलब मारे ना, मतलब उसको बंदी बना ले एक तरीके से। जैसे देखते हो ना कि जब पुलिस वाले पकड़ते हैं किसी को तो कहते हैं ना सरेंडर कर दो, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम आपको बंदी बना के बस लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर सरेंडर अगर सामने वाला नहीं करता तो उसको गोली मार देते हैं। तो ऐसे ही जब युद्ध होता है तो सामने वाला व्यक्ति अगर संघर्ष विमुख हो जाए, यानी कि निहत्था रहे, तो ऐसी स्थिति में उसको नहीं मारना चाहिए। आत्मसमर्पण कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसको नहीं मारना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें, बल प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब शेष उपाय असफल हो जाए, यानी कि लड़ाई कब करनी चाहिए, जब सारे उपाय विफल हो जाए, या ये समझ लो कि अब लड़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन ना बचे तो ही लड़ाई करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। अगर बातचीत से हो रहा है तो बातचीत से कर लो, ठीक है, जो भी संधि करनी चाहिए वो संधि से कर लो। लेकिन अगर संधि नहीं हो पा रही है, जब लास्ट ऑप्शन ही लड़ाई बची है, तब तो देखो लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा बल प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब शेष उपाय क्या हो जाए, असफल हो जाए। अच्छा, इसमें सबसे अहम बिंदु है निशस्त्रीकरण। क्या है? निशस्त्रीकरण, यानी कि शस्त्रों का प्रोडक्शन नहीं करना है। निशस्त्रीकरण का मतलब शस्त्रों को ज्यादातर नहीं बनाने, ठीक है। आगे क्या लिखा है? शस्त्र नियंत्रण, यानी कि जो शस्त्र आपके पास बने हुए हैं सिर्फ उतने ही शस्त्रों को बना के रखिए, उससे ज्यादा मत बनाइए। एक तो पहली चीज, अगर आपके पास शस्त्र नहीं है तो शस्त्र बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सुरक्षा मेंटेन करना चाहते हो तो शस्त्रों का प्रोडक्शन जरूरी नहीं है। लेकिन दूसरे नंबर पे अगर आपके पास चलो शस्त्र है भी तो सिर्फ उसी को लिमिट करके रख दो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला क्या लिखा है? विश्वास की बहाली। अगर आप विश्वास रखते हो किसी व्यक्ति पर या सामने वाले व्यक्ति पर जिससे लड़ाई हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में सुरक्षा बनी रहेगी, लड़ाई की संभावना पैदा नहीं होगा। जैसे कभी आपने देखा होगा कि दोस्तों में जल्दी लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि एक दोस्त को दूसरे दोस्त पे बिलीव होता है ना, ऐसी चीजें। तो सुरक्षा के पारंपरिक तरीके हमने ये पढ़ी है, ठीक है। चलिए भाई, अब आगे बात कर लेते हैं। अब देखते हैं कुछ विशेष संधियां की गई है ना, कुछ विशेष संधियां की गई है। कौन कौन सी संधियां की गई है इस चीज को लेकर? तो विशेष संधियों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1972 की जैविक हथियार संधि, एक जैविक हथियार संधि किया गया। देखो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना, खतरे को, है ना, चुनौती कौन देता है, मतलब सुरक्षा को चुनौती कौन देता है? तो ये जो जितने बड़े बड़े देश हैं जिनके पास बहुत सारे हथियार हैं, ये धमकी देने का काम करते हैं कि भाई मेरे पास ये है, मैं परमाणु बम है मेरे पास, या इस प्रकार का मिसाइल है, मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कर दूंगा। इससे खतरा होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो यही है, 1972 में क्या किया गया? जैविक हथियार संधि, यानी कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन जो था, यानी कि BWC, इसको लाया गया और इसके थ्रू क्या किया गया? 155 से भी अधिक देशों को BWC पर हस्ताक्षर करने को कहा गया, जिसकी वजह से ये कहा गया कि भाई इस जैसा जो हथियार है उसको यूज नहीं करेंगे, है ना, लड़ाई में कभी ऐसा तुरंत यूज करेंगे नहीं, ठीक है। आगे 1992 में रासायनिक हथियार संधि, जिसको हम कहते हैं CWC, केमिकल वेपन कन्वेंशन, ठीक है, ये लाया गया, जिसमें 181 देशों से अधिक देशों ने क्या किया? इस पे हस्ताक्षर किया। अब इसमें क्वेश्चन एक नंबर में भी आ सकता है, या फिर आप ये समझ लो कि इसमें ये भी आ सकता है कि इसका फुल फॉर्म लिखिए, है ना, ऐसा भी आ सकता है। आगे देखिए, सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ABM जो था, ABM ने अमेरिका तथा सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के तौर पर प्रयोग करने से रोका। यानी कि अमेरिका तथा सोवियत संघ, देखिए जिस समय शीत युद्ध चल रहा था उस समय बहुत सारी संभावना थी कि भाई लड़ाई हो जाए, अमेरिका और सोवियत संघ में लड़ाई हो जाएगी, ऐसी बहुत सारी संभावनाएं थी। तो ऐसी संभावनाओं को कम करने के लिए इस प्रकार की संधि लाई गई, ताकि कोई भी देश अपने बचाव के लिए इन सभी चीजों का, इन सभी रासायनिक हथियारों का यूज ना करे। तो सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM पे अमेरिका तथा सोवियत संघ से हस्ताक्षर करवा दिया गया, ठीक है। और ये लमसम देखा जाए तो दो देशों के बीच किया जाता है कि आप डिफेंस के लिए या फिर वैसे चीज के लिए दूसरे के लिए यूज नहीं करेंगे, है ना, ऐसा चीज। तो ये अमेरिका तथा सोवियत संघ के लिए लाया गया था, ठीक है। और क्या लाया गया था? तो यहाँ पे देखिए एक चीज और लिखा हुआ है, अमेरिका तथा सोवियत संघ ने शस्त्र नियंत्रण की कई दूसरी संधियों पर भी हस्ताक्षर किया था। पहला क्या है? सामरिक शस्त्र परिसीमन संधि 2, जिसको हम कहते हैं SALT II के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, SALT II के नाम से भी जानते हैं।
तो ये जो संधि की गई थी दो देशों के बीच में की गई थी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में की गई थी, ताकि कल की डेट में लड़ाई ना कर ले या करे भी तो इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार के जो वेपन्स हैं, इसका यूज ना करें। अगला क्या लिखा है कि सामरिक अस्त्र न्यूक्लियर संधि जो है, जिसको हम स्टार्ट्स के नाम से जानते हैं, ये भी एक प्रकार की संधि थी जो कि देशों देशों के बीच में की जाती है, ताकि एक दूसरे में, है ना, वो शांति व्यवस्था बनी रहे, एक दूसरे के लिए अस्त्रों का प्रयोग ना करें, है ना, इस चीज के लिए। एक अगला लिखा है परमाणु अप्रसार संधि, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार जिक्र इसका होगा, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि एनपीटी के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि एनपीटी की संधि कब की गई थी? 1968 में की गई थी। इसका मतलब होता है परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि परमाणु जो बम है उसको बनाना नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, जो बना हुआ उस पर ही सीमित कर दो, इससे ज्यादा नहीं बनाया गया था। तो एनपीटी बनाया गया था 1968 में। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, इस संधियों में ये सारी बातें की गई थी कि जिन देशों में 1967 से पूर्व परमाणु हथियार बना लिए हैं अथवा उनका परीक्षण कर लिए हैं, उन्हें ही इस संधि के तहत उन हथियारों को रखने का मंजूरी दिया जाएगा। अच्छा, ये बात कहा गया कि 1967 से पहले जो ऐसे देश हैं जो परमाणु बम बना रखे हैं या फिर उसका प्रयोग कर रखे हैं, या है ना उसका टेस्टिंग कर रखे हैं, वही सिर्फ इन मिसाइलों को अपने पास रख सकते हैं। एक्स्ट्रा में अगर देखें 1967 के बाद कोई भी ऐसा देश जो चाहे परमाणु बम बनाना, अगर वो इस पे साइन कर देगा तो उसको परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा। और भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, ठीक है, इसलिए क्योंकि उस समय भारत के पास परमाणु बम था ही नहीं। भारत ने पहला जो परमाणु परीक्षण किया था 1974 में किया था, लेकिन वो भी असफल हो गया था। दूसरा इसने परमाणु परीक्षण कब किया? 1998 में किया था, 1998 में किया था, तब जाके सफल हुआ था। तो 1998 से पहले भारत ने इन जैसे संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों के पास परमाणु बम थे और भारत भी चाहता था परमाणु बम बनाना, और इसी वजह से उस पर वो साइन नहीं किया। तो इसीलिए लिखा है कि एनपीटी की संधि पर जो भी साइन करता था उसको ये मंजूरी दी जाती थी। आगे लिखा है जो देश 1967 तक ऐसा नहीं कर पाया है, मतलब हथियार नहीं बना पाया है, परमाणु बम नहीं बना पाया है, उन्हें ऐसे हथियार को प्राप्त करने का अधिकार से वंचित रखा गया है, ठीक है। अगर कोई देश एनपीटी की संधि पर साइन कर देता तो उनको हथियार बनाने नहीं दिया जाता या परमाणु बम बनाने नहीं दिया जाता। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए भाई, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया कि कौन कौन सी संधियां की गई थी। अब एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और थोड़ा बहुत तो मैंने आपको बता ही दिया है। क्या है टॉपिक? यही कि पारंपरिक सुरक्षा के कौन कौन से तत्व होते हैं। पारंपरिक सुरक्षा के 4 तरीके के तत्व होते हैं, हालांकि इससे ज्यादा हो सकते हैं, अदरवाइज पारंपरिक जो चीज है उसके 4 प्रकार के तत्व होते हैं। पहला है, अगर आप चाहते हो सुरक्षा को बरकरार रखना, और कौन सी सुरक्षा को बरकरार रखना? सीधे तौर पे जो खतरे होते हैं उनको आप चाहते हो कि दूर रखना, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? निशस्त्रीकरण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये देश है और ये देश है, अगर इस देश को इस देश से खतरा है, इस देश को इस देश से खतरा है, और यहाँ पे अगर निशस्त्रीकरण है, निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? शस्त्रों का प्रोडक्शन नहीं करना है, शस्त्रों को बनाना नहीं है। देखिए, व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति के पास जब हथियार होता है, या फिर ये कह लो कि जब वो अमीर होता है, सारा कानून व्यवस्था खुद के हाथ में होता है ना, तो उसके शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वो 2 मिनट में किसी को ठोक देगा और 2 मिनट में कानून व्यवस्था को इधर से उधर कर देगा, है ना। लेकिन अगर देखा जाए निशस्त्रीकरण कर दिया जाए, यानी कि शस्त्रों का प्रोडक्शन नहीं होएगा, जब शस्त्र ही नहीं रहेंगे तो क्या देश देश हाथों में लड़ेंगे? क्या हाथों से लड़ाई करेंगे? क्या नहीं करेंगे ना। तो यही कहा गया निशस्त्रीकरण। अगर एक देश दूसरे देश से लड़ाई से बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? निशस्त्रीकरण करना पड़ेगा, यानी कि शस्त्रों का प्रोडक्शन नहीं करना, शस्त्रों को बनाना नहीं, पहला चीज। दूसरे नंबर पे आता है शस्त्र नियंत्रण, यानी कि अगर एक देश, दूसरा देश, जितने भी देश हैं, अगर शस्त्रों को नियंत्रण करके रखेंगे, अगर हथियार नहीं बनाएंगे, और जब हथियार नहीं बनेगा तो लड़ाई की संभावना कम पैदा होगी, है ना। तो ये चीज है। पहले में क्या है? शस्त्रों को बनाना ही नहीं है, जितना है उतने ही सीमित कर दो। दूसरा है शस्त्र नियंत्रण, जितना है उतने में ही रहने दो, एक्स्ट्रा आपको बनाने की जरूरत नहीं है। और अगला है संधि। जब एक देश और दूसरे देश के बीच में जब संधि हो जाएगी, मतलब मित्रता एक तरीके से बन जाएगी, या किसी भी बात पर वैसी चीजें हो जाएगी, तो क्या होगी? लड़ाई होगी? क्या लड़ाई नहीं होगी। जैसे आपने देखा सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में कई सारी संधियां कर दी गई थी ना, अब इन संधियों के बदौलत लड़ाई नहीं होती थी, और हमने देखा पूरे शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ कहीं सामने सामने भिड़े नहीं। अगला क्या लिखा है? एक दूसरे देश पर विश्वास बना रहे। अभी जस्ट मैंने बताया, अगर एक देश को दूसरे देश के ऊपर बिलीव है, तो जब बिलीव है तो लड़ाई होगी? क्या बिल्कुल नहीं होगी। तो ये भी चीज है।
एक देश दूसरे देश पर विश्वास अगर बना रहे तो लड़ाई की संभावनाएं कम पैदा होंगे और लड़ाई नहीं होगी। अब वही चीज देखिए यहाँ पे भी लिखा जो अभी जस्ट मैंने समझाया, निशस्त्रीकरण यानी कि बाहरी खतरे से संबंधित परंपरागत सुरक्षा की धारणा को सबसे महत्वपूर्ण घटक है निशस्त्रीकरण, यानी कि शस्त्रों को बनाने में रोक लगा देना। ठीक है, अगला है शस्त्र नियंत्रण, यानी कि देखा जाए दूसरा तरीका है शस्त्र जो बने हैं उस पर ही सीमित कर दो, एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। संधि कर लो, एक देश जब दूसरे देश से संधि कर लेगा तो इससे क्या होगा, संधि की वजह से क्या होगा कि हम पारंपरिक सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं और लड़ाई की संभावना इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि संधि द्वारा दो या दो से अधिक देशों को मित्रता स्थापित कर सकते हैं। अगला है विश्वास बहाली, जब एक देश को दूसरे देश पर बिलीव हो जाएगा तो लड़ाई होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये लिखा दो या दो से अधिक देशों द्वारा परस्पर विश्वास बहाली के प्रयासों द्वारा भी, ठीक है, बाहरी खतरों को, ठीक है, कम किया जा सकता है। ठीक है, ये देख लेते हैं, ये तो बस एक नाम है बीमारियों का। जैसे विश्व में उभरने वाले नए नए खतरे कौन कौन से हैं, जैसे एड्स हो गया, बर्ड फ्लू होगा, एबोला वायरस हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, आतंकवाद हो गया, गरीबी हो गया, महामारी हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, प्रदूषण हो गया, आपदा हो गई और शरणार्थियों की समस्या। देखिए ये भी एक प्रकार की समस्या है। अगर ये देश है और ये देश है, इस देश से अगर लोग इस देश में आ जाए तो इस देश की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इन देशों के लोगों के ऊपर खतरा आ जाएगा। किसके खतरे हो जाएंगे, सबसे पहली चीज गरीबी आ जाएगी, दूसरे नंबर पे शरणार्थियों की समस्या है, जैसे उनको पढ़ाना लिखाना देश की जिम्मेदारी है ना, ये सारा चीज हो जाएगा। साथ ही साथ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है संसाधनों की कमी हो जाएगी, पढ़ाना लिखाना ये सारा चीज। साथ ही साथ नौकरियों की बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाएंगी, है ना। दूसरे देश के लोग अगर हमारे देश में आ जाएंगे तो हमारे देश के लोगों को नौकरी जल्दी मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, है ना, ऐसी चीज। और इसमें एक चीज आप और ऐड कर लीजिए, कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस ये भी एक प्रकार का नया खतरा है, कोरोना। ठीक है, ये भी एक प्रकार का वायरस हो गया। ठीक है, चलिए, तो बस ये है आज का एक क्वेश्चन और इसके साथ साथ ये चैप्टर, इसके साथ साथ पार्ट 1 ओवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है एक बार खुद आप लोग ढूंढिएगा, नहीं मिलेगा तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कर लेंगे। क्या लिखा है, मैड काऊ की घटना क्या है। अब ये घटना आप काऊ से रिलेटेड है या किससे रिलेटेड है, आप थोड़ा सा सर्च मारिए या खुद से सर्च मारिए या बुक्स को ढूंढिए या फिर टीचर से पूछिए, किसी न किसी से पूछिए, बट कीजिए। ठीक है, जितना ज्यादा देखिए, एक कहते हैं ना, एक क्वेश्चन को ढूंढने जब निकलेंगे तो कई सारे क्वेश्चन रास्ते में टकराएंगे, तो उनको भी याद कर लेंगे। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन कीजिए, मैड काऊ किसे कहते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। बाकी ये था इसका फर्स्ट पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 ओवर हो चुका है। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी बड़े क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको आप इजीली कर लेते हो। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पर इसका नोट्स देखने को मिल जाएगा। नोट्स के साथ साथ नए नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, एक बैच का नाम है सफलता बैच, और इसमें आप जुड़ सकते हैं। और इसमें जब आप जुड़ेंगे तो आपको हर चैप्टर वाइज वीडियो सीरियल वाइज देखने को मिलेगी, साथ ही साथ नोट्स देखने को मिलेगा, सैंपल पेपर, साथ ही साथ आप इस पे अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। तो ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा सफलता बैच में, तो जरूर से जरूर जुड़िए। ठीक है, और इसके साथ साथ संडे को 8 बजे लाइव मिलेंगे, जहां पर आप जितने भी डाउट्स हैं आपके वो सब क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक